नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो वे साथी जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को है जो प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, आज है जो अपन एनिमल हस्बेंड्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, एनिमल हस्बेंड्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, उनकी है जो पार्ट 3 है वो आपके समक्ष लेके आए हैं। ये है जो एमसीक्यूज है, आपको है जो एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम है, पशु परिचर का एग्जाम है, उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री की जो 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 के 45 क्वेश्चनों को है जो राइट करवाने की है जो जिम्मेदारी लेता है। और आपकी है जो तैयारी में है जो 4 चांद लगाने में ये क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो ऐसे ही है जो आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े रहे और आपको लिए है जो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम को नस्ते नाबूद करने में है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के है जो साथ में रहेंगे। तो शुरू करते हैं। अंतिम दिनों में जो निर्णायक तैयारी है साथियों वो है जो इन्हीं क्वेश्चनों से होने वाली है और ये क्वेश्चन है रट लेना ताकि आपके जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज के अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन है वो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2014 का जो एग्जाम हुआ था उस 2014 के एग्जाम में जो एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आए थे वो है जो आज आपके समक्ष लेके आया हूं मैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि गिर गाय का उत्पत्ति स्थल क्या है। क्या है गिर गाय का उत्पत्ति स्थल क्या है। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल की बात करें तो गिर गाय का उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात का काठियावाड़ वो गिर जंगल है। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल क्या है? गुजरात का काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़ वो जो गिर जंगल है वो है जो गिर नस्ल का है उत्पत्ति स्थल है। उसके अलावा अगर अपन बात करें गिर नस्ल की तो इसमें है जो ऑप्शन ए है वो अपना गुजरात है वो सही होने वाला है। उसके अलावा अगर अपन गिर की गाय की बात करें तो इसको है जो अजमेरी तथा रेंडी के नाम से है जो जाना जाता है। इसके अन्य नाम की बात करें अपन, अन्य नाम तो अन्य नाम है इसका अजमेरी व रेंडी, अजमेरी व रेंडी के नाम से है जो इसको जाना जाता है। ये है गिर गाय का उत्पत्ति स्थल, अन्य नाम है और अन्य उत्पत्ति स्थल है गुजरात व काठियावाड़ जंगल। इसको है जो ब्राजील में है जो बहामान के नाम से जाना जाता है। जो ब्राजील देश है, ब्राजील देश में है जिसको बहामान के नाम से है जो जाना जाता है। उसके अलावा बात करें तो कृष्ण जी ने जिस गाय का पालन किया था वो गिर गाय थी। उसके अलावा अपन बात करें तो इसका है जो देश विदेश देसी नस्लों में सबसे लंबा दूधगार होता है। क्या गाय की देसी नस्लों में सबसे लंबा दूधगार, देसी नस्लों में सबसे लंबा दूधगार होता है, लंबा है वो दूधगार होता है। जिस नस्ल का होता है वो इसका होता है लगभग है जो 325 दिन होते हैं। इसके है जो सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। सींग कैसे होते हैं साथियों? इसके जो सींग होते हैं गिर नस्ल के सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार। और जो इसके कान होते हैं वो पत्ती के समान है या घड़ी के पेंडुलम के समान है जो लटके हुए रहते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसका प्रजनन केंद्र है तो गिर नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो झालावाड़ में। गिर का प्रजनन केंद्र अगर अपन बात करें गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र तो गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र है वो झालावाड़ में। गिर का प्रजनन केंद्र कहाँ है साथियों? गिर का प्रजनन केंद्र है ये झालावाड़ के अंदर है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान क्या है। बात करते हैं अपन मालवी नस्ल की। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। जो मालवा क्षेत्र का है, जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है वो है जो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। तो इसका अपना ऑप्शन सी है जो मध्य प्रदेश है वो सही रहने वाला है। इसके अलावा अपन इसकी विशेषताओं की बात करें मालवी की तो इसका रंग होता है वो लोहे जैसा होता है। रंग कैसा होता है? रंग होता है इसका मालवी नस्ल का रंग होता है वो लोहे जैसा होता है, रंग लोहे जैसा होता है। ये नस्ल है जो राजस्थान में मुख्य रूप से है जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जो मध्य प्रदेश मालवा से है जो टच होती है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में जो पाई जाती है। और इन क्षेत्रों में एक फसल होती है अफीम की। कौन सी फसल होती है? अफीम की फसल होती है। और इस अफीम की फसल का रंग होता है वो भी कैसा होता है? लोहे जैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना कि मालवी का रंग कैसा है? लोहे जैसा होता है। उसके अलावा बात करें तो इसके कान छोटे होते हैं। इसके कानों की बात करें तो इसके कान होते हैं वो छोटे होते हैं, हिरनी जैसे होते हैं।
कान कैसे होते हैं, छोटे हिरनी जैसे चौकन्ने होते हैं। कैसे होते हैं, कान होते हैं वो इसके चौकन्ने होते हैं, छोटे होते हैं, हिरनी के समान है जो इसमें कान पाए जाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। इसमें पूछा है कि सर्वाधिक दूध देने वाली है जो गाय कौन सी है। बात करते हैं अपन जर्सी की। किसकी बात करें, जर्सी की बात करें तो जर्सी है जो सबसे लंबा दूध काल होता है। जर्सी में क्या होता है, सबसे लंबा दूध काल। गाय की नस्लों में सबसे लंबा दूध काल, सबसे लंबा दूध काल किसमें होता है, जर्सी में होता है। लगभग 365 दिन का होता है। क्या 12 महीने है जो ये दूध देती रहती है, 365 दिन। कितना होता है जर्सी में जो दूध काल होता है वो कितना होता है, 365 दिन का होता है। उसके अलावा बात करें इसकी मिल्क प्रोडक्शन की तो लगभग 4000 से 5000 होती है। इसकी मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, जर्सी का मिल्क प्रोडक्शन होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो लगभग 4000 से 5000, कितना होता है, 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। एक बार ब्याती है तो लगभग है वो 4000 से 5000 लीटर है जो इसका है जो दूध उत्पादन होता है प्रति लीटर होता है। और इसके दूध की में वसा की बात करें तो लगभग है वो 4.5 से 5% पाई जाती है। वसा कितनी पाई जाती है, जर्सी के दूध में वो वसा है जो लगभग 4.5 से 5% पाई जाती है। वसा की बात करें अगर अपन, वसा है वो लगभग 4.5 से 5% पाई जाती है। दूसरा आता है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो होल्स्टीन फ्रीजियन है ये विदेशी नस्लों में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन में जो सहायक होती है। और जो डेयरी की बात करें तो डेयरी विदेशी नस्लों में जो डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है वो जर्सी है। ध्यान रखना, विदेशी नस्लों में जो सब डेयरी के लिए है जो जर्सी नस्ल है वो सबसे उपयुक्त है। और ये होल्स्टीन फ्रीजियन है ये सबसे भारी नस्ल है। गाय की नस्लों में जो विश्व की सबसे भारी नस्ल है, विश्व की सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी है। ये बाहर में है जो सर्वाधिक होती है, इसके नस्ल का जो बाहर होता है वो ज्यादा होता है। उसके अलावा अगर इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 5000 से 6000 होता है। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, अगर अपन मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग है जो 5000 से 6000 होता है। 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात है जो इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा बात करें इसमें वसा की बात करें तो लगभग 3.5 से 4% है वो वसा पाई जाती है। इसमें वसा की बात करें, वसा है लगभग 3.5 से 4% पाई जाती है। 3.5 से 4% है जो होल्स्टीन फ्रीजियन में है वो वसा पाई जाती है। और अगली बात करते हैं अपन थार पारकर की। थार पारकर की बात करें साथियों तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, सी बी है जो ऑप्शन सही होगा। होल्स्टीन फ्रीजियन में जो दूध है वो सर्वाधिक पाया जाता है। थार पारकर की बात करें तो इसकी मिल्क प्रोडक्शन होती है लगभग 1600 से 2000 लीटर। मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, 1600 से 2000 लीटर, 1600 से 2000 लीटर, 2000 लीटर है जो प्रति ब्यात मिल्क प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा अपन थार पारकर प्रजनन केंद्र की बात करें तो गंगानगर में और जैसलमेर में थार पारकर प्रजनन केंद्र। इसके अपन प्रजनन केंद्र की बात करें, थार पारकर का प्रजनन केंद्र की, थार पारकर का प्रजनन केंद्र का है तो एक तो है श्री गंगानगर में है, सूरतगढ़ में कहाँ है, एक तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। और दूसरा है चांदन जैसलमेर में, कहाँ है, चांदन जैसलमेर, चांदन जैसलमेर, चांदन जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है जो थार पारकर का है वो प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा बात करें नागौरी नस्ल तो मुख्य राजस्थान की मुख्य भारवाहक नस्ल है। क्या, राजस्थान की मुख्य भारवाहक नस्ल है वो नागौरी नस्ल है। और इसके जो बैल है वो नागौरी नस्ल के बैल है वो सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, और नागौरी नस्ल की जो बैल है वो सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो नागौरी नस्ल की जो सोई चाल के लिए गाय है वो कांकरेज नस्ल की गाय है वो प्रसिद्ध है, लेकिन बैल का पूछे तो नागौरी नस्ल की बैल है वो विश्व पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल कौन सी है। इसमें अपन को बताना है कि कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक वसा देती है। इसकी अगर अपन बात करें मुर्रा नस्ल की तो मुर्रा नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है, मुर्रा नस्ल का कहाँ है, हरियाणा है। मुर्रा नस्ल की बात करें तो मुर्रा नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो हरियाणा में है। उसके अलावा बात करें तो मुर्रा नस्ल की जो वसा होती है वो दूध में 7% वसा होती है। कितनी होती है, मुर्रा नस्ल में वसा होती है वो 7% है वो वसा होती है। उसके अलावा अपन बारबरी नस्ल की बात करें तो ये एक बकरी की नस्ल है। किसकी है, बकरी की नस्ल है। बारबरी नस्ल है जो बकरी की नस्ल है और इसमें जो वसा होती है लगभग वो 4.5 से 5% होती है। कितनी होती है, 4.5 से 5% है वो वसा पाई जाती है। और बकरियों में जो देसी नस्लें होती है उनमें है जो सर्वाधिक वसा होती है।
क्या बकरी की जो देसी नस्लें हैं, देसी नस्लों में सर्वाधिक वसा, देसी नस्लों में सर्वाधिक है जो वसा होती है वो कौन से किसमें होती है? बारबरी बकरी में होती है। बारबरी नस्ल की जो बकरी होती है इसमें है जो होती है। उसके अलावा बात करें मारवाड़ी नस्ल, तो मारवाड़ी नस्ल भेड़ की नस्ल होती है। और फिर जमुनापरी है, यह भी है जो बकरी की नस्ल होती है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? उस नस्ल को अपन को बताना है जो सर्वाधिक दूध देती है। अगर अपन बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल की बात करें तो इसमें होगा जमुनापरी। क्या होगा? जमुनापरी है जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अपन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? फाइन कारपेट यानी कि सबसे महीन ऊन प्राप्त करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो अपन ने जो पिछले दोनों क्लासों में जो इससे जो क्वेश्चन आया है और इसका अपना आंसर होगा वो चौकला होगा, जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल है वो शेखावटी क्षेत्र है। सोनारी की बात करें तो सोनारी है जो अपन ने कल ही पढ़ा था, उदयपुर क्षेत्र की नस्ल है। कान इसके लंबे होते हैं इसलिए इसको है जो चरणोत्तर कहते हैं। मालपुरा नस्ल की बात करें तो मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है टोंक। क्या है? टोंक के आसपास का क्षेत्र है ये मालपुरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। और ये है जो मुख्य रूप से है जो पहाड़ी क्षेत्र है, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, इनमें है जो पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो इसकी ऊन से है जो गलीचे बनाई जाती है, नमदे वो गलीचे बनाई जाती है। नमदे वो गलीचे बनाने में है जो मालपुरा नस्ल की ऊन का है जो प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा चौकला, चौकला है जो इसका आंसर सही होगा। चौकला को राजस्थान की है जो मेरिनो भी कहा जाता है। जैसलमेरी नस्ल की बात करें भेड़ की तो जैसलमेरी नस्ल है सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है और है जो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। क्या? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल यह है जो पूर्णतः है वो रेगिस्तानी है जो नस्ल कौन सी है? यह है पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है वो अपने है जैसलमेरी नस्ल है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है और ये है जो सबसे बड़े शरीर आकार की होती है। क्या? सबसे बड़े शरीर आकार की। देसी नस्लों में जो सबसे बड़ा शरीर आकार होता है, सबसे बड़ा शरीर आकार, और इसे जो सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। देसी नस्लों में सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होती है। देसी नस्लों में बात करें, देसी नस्लों में सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होती है। अगर सबसे अच्छी ऊन की बात करें तो चौकला नस्ल की प्राप्त होगी और सबसे ज्यादा की बात करें तो जो जैसलमेरी नस्ल है इसमें है जो सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों की बीमारी है। अपन को बताना है कि कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों की बीमारी है। पहली बात करें ब्लैक क्वार्टर, बीक्यू की बात करें, ब्लैक क्वार्टर की बात करें तो इसको है जो जहरबाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसको है जो जहरबाद के नाम से है जो जाना जाता है। इसको है जो जहरबाद भी है जो कहते हैं। इसका है जो रोगकारक होता है वो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु होता है। कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु होता है। सोवियाई जो जीवाणु है एक, ये है जो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु के कारण है जो ब्लैक क्वार्टर होता है। उसके अलावा बात करें रानीखेत तो रानीखेत है जो मुर्गियों की नस्ल है, ये है जो पैरामिक्सो वायरस से होती है। किससे होती है? पैरामिक्सो वायरस। रानीखेत की बात करें तो रानीखेत है जो पैरामिक्सो वायरस के कारण है जो मुर्गियों में जो उत्पन्न होने वाला रोग है। उसके अलावा अपन बात करें एचएस की बात करें, गलघोंटू की बात करें, हेमोरेजिक सेप्टिमिया, गलघोंटू की बात करें तो गलघोंटू है जो पाचुरेला स्पीशीज के जो जीवाणु होती है उसके द्वारा है जो उत्पन्न होता है। क्या जो एचएस होता है हेमोरेजिक सेप्टिमिया होता है जिसको गलघोंटू भी कहते हैं। इसके गलघोंटू जिसको चुरचुरिया भी है जो कहा जाता है, इसमें है जो ये है जो जीवाणु जनित रोग होता है। किससे होता है? जीवाणु जनित रोग होता है जो पाचुरेला स्पीशीज है, पाचुरेला स्पीशीज के जीवाणुओं से होता है। पाचुरेला स्पीशीज के जीवाणु के कारण है जो ये रोग होता है। उसके अलावा बात करें एफएमडी तो एफएमडी फूड एंड माउथ डिजीज होता है जो वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा होता है। वायरस जनित रोग है। वायरस की जो 7 प्रजाति होती है AOC, एशिया सेट फर्स्ट, सेट सेकंड और सेट थर्ड, ये जो 7 प्रजातियां होती है वायरस की, इनके कारण है जो FMD होता है। तो इसमें जो रानीखेत है ये मुर्गियों की प्रमुख बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? बात करते हैं अपन मिल्क फीवर की। तो मिल्क फीवर में क्या होता है? पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। शरीर के तापमान में जो गिरावट आती है। क्वेश्चन आ सकता है कि
रोग में है या कौन से फीवर में है, जो कौन सा बुखार है जो पशुओं में होता है, जिससे जो पशुओं के तापमान में गिरावट हो जाती है। तो जो दुग्ध बुखार होता है या इसको मिल्क फीवर कहते हैं, इसमें है जो तापमान में गिरावट आती है, ये जो आर्थिक रूप से जो पशुओं को हानि पहुंचाता है, इसमें दूध में कमी होने से, ये है जो कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। इसलिए इसको है जो हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया इसको है जो हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी है जो जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं, कि कौन सी बीमारी है जिसमें जो बचाव के टीके लगाए जाते हैं। पहला है टिपेंटाइटिस। टिपेंटाइटिस होता है, ये होता है आफरा। पशुओं में जब आफरा होता है, पशुओं का आफरा को है जो टिपेंटाइटिस कहा जाता है। दूसरा है दुग्ध बुखार। दुग्ध बुखार है जो कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी के कारण है जो ये उत्पन्न होता है। तीसरा है खूनी पेचिश। ये है, इसमें है जो पशुओं में मुख्य रूप से मुर्गियों में जो क्या होती है, खूनी है जो दस्त होती है। और तीसरा है एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिमिया। तो इसमें है जो टीके लगाए जाते हैं। और ये तीनों है जो ये वो किसी रोग वाहक किसी अन्य जो पोषक तत्वों से है जो उत्पन्न होते हैं। और ये है जो हेमोरेजिक सेप्टिमिया है जो अभी अपन ने देखा जीवाणु जनित रोग है, इसकी है जो इसके लिए है जो टीके लगाए जाते हैं। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी दवा है जो पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है। पशुओं के विरेचक के रूप में देखें तो अपन ने पहले दिन बात की थी कि अरंडी का तेल है जो विरेचक के रूप में कार्य करते हैं। और उसके अलावा अल्कोहल और कपूर है, ये है स्टिमुलेट होते हैं। क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं। अल्कोहल और कपूर स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट बोले तो क्या बोलते हैं उसको? स्टिमुलेट यानी कि ये है जो निद्राकारी जो है जो पशुओं में जो उसमें नशा लाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्टिमुलेट होते हैं, नशा लाने का काम करते हैं, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। उत्तेजक होते हैं। कैसे होते हैं? ये उत्तेजक होते हैं। उत्तेजक होते हैं। क्या होते हैं? उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, उत्तेजक होते हैं। और नीला थोता की बात करें तो नीला थोता है जो कर्मीनाशक होता है। क्या होता है? कर्मीनाशक होता है। कर्मीनाशक, नीला थोता कर्मीनाशक होता है। अल्कोहल और कपूर स्टिमुलेट होते हैं। और जो अरंडी का तेल होता है वो विरेचक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधक के रूप में काम में ली जाती है। इसमें अपन को बताना है कि कौन सी दवा है जो जीवाणुरोधक के रूप में काम ली जाती है। अभी अपन ने देखा अरंडी का तेल विरेचक के रूप में काम आता है। अरंडी का तेल किसके रूप में काम लेते हैं? अरंडी के तेल को है जो विरेचक के रूप में काम लेते हैं। उसके अलावा जो अल्कोहल और कपूर होता है, इन अल्कोहल और कपूर को भी है जो अपन किसके रूप में काम लेते हैं? उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं। स्टिमुलेट के रूप में जो काम में लिया जाता है, इसको है जो स्टिमुलेट के रूप में काम में लिया जाता है। और जो नीला थोता है जो फिनाइल है, फिनाइल को है जो अपन जीवाणुरोधक के रूप में काम में लेते हैं। तो इसका आंसर होगा वो ए होगा। ये जो आंसर होने वाला वो ए होने वाला है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन के मुर्गी के चूजे को कौन सी बीमारी में टीका लगाया जाता है। जो एक दिन का मुर्गी का चूजा होता है उसमें है जो कौन सी बीमारी के लिए जो टीका लगाया जाता है। तो उसमें अपन बात करते हैं रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी में है जो एक दिन की मुर्गी होती है, इसमें है जो टीका लगाया जाता है। रानीखेत बीमारी की बात करें तो इसमें है जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है F1 स्ट्रेन वैक्सीन। कौन सा लगाते हैं? F1 स्ट्रेन वैक्सीन। जो F1 स्ट्रेन वैक्सीन होता है इसका है जो एक दिन में जो मुर्गियों में जो टीका लगाया जाता है। और इसकी जो प्रतिरक्षा अवधि होती है वो लगभग 15 दिन की होती है। कितनी होती है? प्रतिरक्षा अवधि होती है वो 15 दिन की होती है। दूसरा आता है चेचक। चेचक के लिए है जो फाउल पॉक्स का वैक्सीन लगती है। कौन सी लगती है? फाउल पॉक्स वैक्सीन। चेचक के लिए अपन जो लगाते हैं वो फाउल पॉक्स वैक्सीन लगाते हैं। वो लगभग है जो 8 से 10 सप्ताह में लगाते हैं। कब लगाते हैं? ये है जो 8 से 10 सप्ताह में लगाते हैं फाउल पॉक्स वैक्सीन। और इसकी जो प्रतिरक्षा अवधि होती है वो जीवन पर्यंत होती है। जीवन पर्यंत एक बार लगा देते हैं जब फाउल पॉक्स 8 से 10 सप्ताह में, तो ये है जो चेचक से है जो जीवन पर्यंत बचाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। अपन को बताना है कि भैंसी कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है। भदावरी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र है। यूपी के आगरा का इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? यूपी का आगरा है। दूसरे अपन नीली रावी की बात करें तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थल है वो पंजाब है। क्या नीली रावी की बात करें तो नीली रावी का जो उत्पत्ति स्थल है वो पंजाब का फिरोजपुर है। क्या ये फिरोजपुर पंजाब की उत्पत्ति स्थल?
फिरोजपुर पंजाब है जो नीली रावी का है जो उत्पत्ति स्थल है। नीली रावी को है जो पंच कल्याणी के नाम से भी है जो जाना जाता है। उसके अलावा अपन बात करें जाफराबादी, तो जाफराबादी का उत्पत्ति स्थल है गुजरात। क्या है? गुजरात काठियावाड़ है वो जाफराबादी का है जो उत्पत्ति स्थल है। और अगर अपन अगली बात करें मुरा की बात करें साथियों, तो मुरा का जो उत्पत्ति स्थल है वो होने वाला हरियाणा। क्या है? मुरा का जो उत्पत्ति स्थल है वो हरियाणा है, इसका है गुजरात। मुरा का उत्पत्ति स्थल है हरियाणा। और जो मुरा नस्ल है, मुरा नस्ल के सींग होते हैं वो सींग जलेबी के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं। और इसमें है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, लगभग है जो 13% है वो वसा है जो भदावरी नस्ल में है जो पाई जाती है। इसमें है जो कितनी पाई जाती है? वसा है वो लगभग 13% है वो पाई जाती है। ध्यान रखना, भैंसों में सर्वाधिक वसा भदावरी नस्ल में पाई जाती है। और भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन है, दूध के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो मुरा नस्ल है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की नीला तोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए है जो किया जाता है। नीला तोता अपन अभी है जो देखा है कि नीला तोता का उपयोग है वो अपन में किसके लिए करते हैं? कृमिनाशक के लिए है जो करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से बना है। मेहसाना नस्ल को याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा MMS। क्या याद रखना है? MMS। ये जो मेहसाना नस्ल है इसके लिए MMS है। मेहसाना, मुरा और सुरती के संकरण से है जो बनी है। किसके संकरण से बनी है? मुरा और सुरती के संकरण से है जो इसका निर्माण हुआ है, यानी कि ये तैयार की गई है। मुरा और सुरती के संकरण से है जो तैयार की गई है। और भैंसों में सबसे लंबा दूधगाल होता है, लगभग 352 दिन का होता है। इसमें है जो सबसे लंबा दूधगाल पाया जाता है। भैंसों में सबसे लंबा दूधगाल बात करें तो वो है जो मेहसाना नस्ल में पाया जाता है, लगभग 352 दिन का पाया जाता है, 352 दिन का पाया जाता है। बात करें अगला क्वेश्चन की विदेशी नस्लों में जो कि निम्न में विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में है जो सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। तो ये है जो अपन ने जो पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो जर्सी नस्ल होती है, जर्सी में है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, लगभग 4.5 से 5% है वो वसा पाई जाती है, वो विदेशी नस्लों में है वो सर्वाधिक होती है। बात करें अगला क्वेश्चन की अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है। अविकालीन भेड़ की नस्ल है यह है जो किसके संकरण से है जो तैयार की गई है। तो अविकालीन भेड़ की नस्ल है जो मालपुरा और रेमुलेट के संकरण से है जो तैयार की गई है। ये जो अविकालीन भेड़ की नस्ल है यह CSWRI द्वारा विकसित की गई है। किससे विकसित की गई है? CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के द्वारा है जो विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि दराती सींग किस नस्ल में है जो पाए जाते हैं। अपन को बताना है कि दराती आकार के जो सींग है वो किस नस्ल में पाए जाते हैं। तो सुरती नस्ल की जो भैंस होती है इसमें है जो दराती आकार के है वो सींग पाए जाते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो पशुओं में सबसे आयु के अनुमान लगाने की सबसे अच्छा तरीका वो दांत से है जो अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है। तो टीका की बात करें तो जो नीली रावी होती है, नीली रावी के जो भैंस पर है जो टीका पाया जाता है, किसमें? नीली रावी के सिर पर है जो टीका पाया जाता है। और इसको है जो पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। पंच कल्याणी के नाम से है जो जाना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल है वो पंजाब का फिरोजपुर जिला है। तो साथियों अपन आज है जो अपन 20 क्वेश्चन होंगे है जो अपन बात कर ली है। मुझे आशा है कि जो आज अपन जिन क्वेश्चनों की चर्चा की है ये क्वेश्चन आपके लिए है जो बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।